नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रामगढ़ बैठक में अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर लिए कठोर निर्णय। बैठक में मौजूद लापरवाह अधिकारियों को प्रधान नसरुल खान ने सुनाई खरी खोटी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मिश्रा का स्वागत सम्मान जारी। मिश्रा ने जरूरतमंदों को कराया भोजन। जिले भर में यूरिया की किल्लत बरकरार। पुलिस की मौजूदगी में किया यूरिया का वितरण। जिले भर में मनाई भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि। हुए अनेक कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर आज सोमवार अलवर पहुंचे। उन्होंने बताया कि पूर्व विधायक अलवर व पूर्व यूआईटी चेयरमैन जीतमल जैन के निधन पर शोक व्यक्त करने अलवर पहुंचे। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ कर दिया कि अगला राजस्थान का चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम से ही लड़ा जाएगा, एक व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं लड़ा जाएगा। जबकि केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। वह राजस्थान में एक बार फिर भाजपा, एक बार फिर कांग्रेस की सरकार तंज कसते हुए कहा कि स्थायी रूप से लगातार भाजपा की सरकार बनेगी और बूथ लेवल पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूती से जोड़ेंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा और पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत के समय से 14 साल काम किया है और 9 साल मुख्यमंत्री रहते हुए काम किया है। मुख्यमंत्री बनने की इच्छा हर किसी में होती है और होनी भी चाहिए। इस बात का फैसला भाजपा का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। 2023 में भाजपा की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार एकदम फेलियर है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद ने कहा कि 8 प्रदेशों का प्रभारी रहे, जिनमें वे 4 प्रदेशों में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा का नाम लेते हुए कहा कि किसी को पता था कि मनोहर लाल खट्टर सीएम बनेंगे। पंचायती चुनाव एवं उपचुनाव में भाजपा को हार मिलने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद ने स्वीकारा कि प्रदेश नेतृत्व की टीम में काफी कमी रही। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की धार्मिक यात्रा कर कहां की जाना उनका निजी कार्यक्रम था। इस यात्रा को चुनाव में नहीं जोड़ेंगे। पश्चिमी बंगाल से हुई चुनाव की हार खारिज करते हुए कहा कि पिछले पश्चिमी बंगाल में 3 सीटें थी, आज 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। किसान विरोधी तीनों कानूनों के लिए कहा कि चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तीनों किसान कानून वापस लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी तपस्या में कोई कमी नहीं रहेगी। कोरोना लहर में कोरोना महामारी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कितने महीने तक बाहर नहीं निकले, जबकि हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री कोविड वार्डों में लोगों की सेवा करते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश में नदी में तैरती हुई लाशों को लेकर कहां की सफाई देखते नजर आए। कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कुशासन व भ्रष्टाचार, दलितों पर अत्याचार व महिला अत्याचार के मुद्दों को लेकर भाजपा चुनाव में जाएगी। आज एक हमारे बहुत ही वरिष्ठ, वर्षों तक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी जनसंघ में काम किया, विधायक भी रहे, यूआईटी के चेयरमैन भी रहे और मैं कहता हूं इस पूरे बेल्ट में जिन्होंने प्रारंभिक भूमिका जनसंघ काल से निभाई, ऐसे हम सबके श्रद्धेय नेता आदरणीय जीतमल जी जैन साहब का पिछले दिनों स्वर्गवास हुआ था। मैं इस सीधी यात्रा के तहत उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, माताजी से मिलने के लिए यहाँ आया था। तो कुल मिला के मेरे दौरे का यही उद्देश्य था। इसी निमित्त में अलवर आया हूँ। आपको कुछ पूछना है? कृषि कानून जो वापस लिए हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए लिए हैं? कई बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूँ इस विषय में प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि कहीं न कहीं हमारी तपस्या में कमी रही है जो हम समझा नहीं सके लोगों को। चुनाव के हमने नहीं, ऐसा कुछ नहीं मानना चाहिए। चुनाव अगर जीतना था तो वो क्यों नहीं आ रहे? कांग्रेस है क्या कहीं में? बाकी दल है क्या वहीं? पश्चिम बंगाल में हार मिल गई थी, इसका लग रहा था कहीं इसका नुकसान नहीं हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में हम 3 सीट से 77 सीट आए, आप हार मान रहे हो, जहाँ हमारा कुछ नहीं था। दावा बड़ा था, 400 दावा तो चुनाव मैदान में जाता, कोई दावा छोटा करके नहीं जाता, कोई नहीं जाता दावा। राहुल गांधी भी गए, अभी अखिलेश ने कहा 400 सीट जीतेंगे हम। इसलिए आप ये बिल्कुल नहीं माने, हम 3 सीट थे पश्चिम बंगाल में और जो विधानसभा में जो रिजल्ट आया, लोकसभा जो नंबर सीट के आए, इसलिए कृपा करके इन चीजों को न जोड़े। मैं पहले भी बोल चुका हूँ
जो भी कमी रही है प्रदेश की टीम बैठेगी, सेंट्रल की टीम बैठ रही है और निश्चित रूप से एक निश्चित पर पहुंचेंगे, ये तय है। मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं कमी रही है। महत्वपूर्ण सवाल है कि जस्ट हारने के बाद ही वसुंधरा जी की धार्मिक यात्रा निकली, क्या मायने राजनीति के माने नहीं जोड़ना चाहिए इन चीजों से, बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। कोविड था, उनके पुत्रवधु भी बहुत उनको बीमारी थी जबरदस्त, उसमें बिजी थे वो। किसी की भी यात्रा, वो यात्रा नाम आप गलत दे रहे हो। किसी ने नहीं कहा मैं यात्रा कर रही हूँ, वो सिर्फ मिलने के लिए गई। और अगर रास्ते में कोई मंदिर आता है तो धार्मिक महिला वहां गई है, इसलिए कृपा करके उसको यात्रा से न जोड़े। वसुंधरा जी भी पार्टी की ही कार्यकर्ता, आज की नहीं है। अटल जी की टीम में भी वो मंत्री रही है, बाद में 2 बार मुख्यमंत्री रही है। इसलिए पार्टी जो भी निर्णय करेगी हम सबको, वसुंधरा जी सहित सबको मान्य होगा। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र है, जो भी राजनीति में आता है स्वाभाविक रूप से उसकी कोई न कोई अपेक्षा रहती है, और क्यों नहीं रहनी चाहिए। हर एक के मन में होगी कि मैं बनूं। अब ये तो आप मान के चलो कि 23 में बीजेपी की सरकार आ रही है आपकी बातचीत से, ये तो प्रकट है कि कांग्रेस की सरकार बिल्कुल फेल्योर है। अब कौन बनेगा, क्या बनेगा, इच्छा शक्ति सबको रखनी चाहिए, लेकिन निर्णय हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करेगा। और मैं इसको बुरा नहीं मानता कि कौन गजेंद्र, जो आप नाम बोल रहे हो, हर एक को अपने मन में रहेगी कि मैं सीएम बनूं। हमारा निर्णय कोई व्यक्ति विशेष नहीं करता, कोई परिवार विशेष नहीं करता, हमारा निर्णय सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है। और जो सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करेगा, जो आप ले रहे हो सब उसी के साथ पूरी ताकत से लगेंगे। लेकिन इस तरह का त्रिकोणीय बिखराव रहा तो जरूरी नहीं वापस भाजपा कोई बिखराव, हमारे यहाँ बिखराव रहता ही नहीं। आपने 50 उदाहरण देखे होंगे और पिछले चुनावों के भी उदाहरण देखे होंगे। मैं तो यूपी का प्रभारी रहा हूँ, यूपी में प्रदेश अध्यक्ष जी केशव जी थे, बहुत मेहनत की उन्होंने, और सबका आप लोगों जैसा बहुत प्रचार भी हो रहा था कि केशव बनेंगे। हमने निर्णय किया, योगी जी लग रहे हो, ये बिखराव, तो इसे सोचा था कि मनोहर लाल जी खट्टर बनेंगे। तो इसलिए ये सारी चर्चाएं, मैं बहुत बार बार कहता हूं कि जो भी राजनीतिक क्षेत्र में जिम्मेवारी से, गैर जिम्मेवारी से जो काम करता है, उसके मन में एक स्वाभाविक प्रक्रिया रहती है कि मुझे वो मिले। जी नेतृत्व में होगा, ऐसा उन्होंने कोई उद्बोधन नहीं किया और किसी का भी नाम नहीं लिया। कृपया करके अपनी स्थिति को आप सब लोग क्लियर करें। उन्होंने मोदी जी की योजनाएं गिनाई, मोदी जी का काम गिनाया, कार्यकर्ताओं को चुनाव में लड़ने के लिए गिनाया, और ये जो बार बार एक बार हम आते हैं उसको बदले स्थायी राज आए, बूथ तक मजबूत करो, ये बात कही। कहीं पे भी कोई लाइन में किसी लीडर का नाम नेतृत्व में चुनाव होगा ये नहीं बताया। अप्रत्यक्ष रूप से ओम माथुर का नाम वसुंधरा के साथ लिया जाने लगा है कि ओम माथुर खुद चाहते हैं कि वसुंधरा का ही नेतृत्व रहे। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और ओम माथुर वसुंधरा जी के राजस्थान आने से पहले से पार्टी में जुम्मेदार। सरदेव भैरू सिंह जी के साथ भी 14 वर्ष मैंने काम किया, जिसमें 9 वर्ष सरकार रही है। तो जो भी हमारी पार्टी का सेंट्रल पार्लियामेंट निर्णय करेगा, ओम प्रकाश माथुर उनके साथ रहेगा। मैं न किसी व्यक्ति के साथ हूं, न किसी व्यक्ति विशेष के साथ हूं, मैं पार्टी के निर्णय के साथ हूं। देखिए, कार्यकाल अच्छा निश्चित रूप से था, जो विजन था, लेकिन जनता ने हमको वर्डिक्ट नहीं दिया तो हम नहीं आए। इसमें क्या दिक्कत? अब क्या संकोच है वसुंधरा के नेतृत्व की बात कहने को लेकर के? अगर अच्छा कार्यकाल था, या ये मान लिया जाए कि अच्छा कार्यकाल नहीं था, या ये मान लिया जाए कि बदलाव जरूरी है? ना, मेरा कोई संकोच नहीं है, क्षमा करें मुझे। मैं निर्णय करने वाला अथॉरिटी नहीं हुई, ना मैं हूँ। बदलाव जरूरी है? ना, मेरा कोई संकोच नहीं है, क्षमा करें मुझे। मैं निर्णय करने वाला अथॉरिटी नहीं हुई, ना मैं हूँ, न राजस्थान का कोई व्यक्ति है। किसी को भी दायित्व मिले, ये मत सोचे कि कोई क्या बन जाएगा, किसी को कोई पद मिल जाएगा, कोई सेंट्रल में मंत्री बन जाएगा, इसलिए वो मुख्यमंत्री की दौर, ये आप लोगों का काम करने का मौका हो। उत्तर प्रदेश में चेहरा है तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता? कोई ऐसा जरूरी नहीं, पार्टी निर्णय करती है। मैं कम से कम 8 प्रदेशों का प्रभारी रहा हूं, उनमें से 4 प्रदेश तो मेरे पास थे जिसमें हमने बिना चेहरे के चुनाव लड़ा। महाराष्ट्र में बिना चेहरे के लड़ा, उत्तर प्रदेश में बिना चेहरे के लड़ा, झारखंड में बिना चेहरे के लड़ा। तो ये पार्टी का ये देखिए, कोई व्यक्ति किसी परिवार के घर से निर्णय नहीं आता कि इसको हम बना रहे हो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड बैठता है और वो निर्णय करता है कि इसके आगे लड़े। और कई बार, मैं बार बार कह रहा हूँ, कई बार चुनाव हम चेहरे के साथ लड़ते, कई बार हम चुनाव बिना चेहरे के। राजस्थान की वर्तमान सरकार हर मोर्चे पे विफल है। इस सरकार का सामाजिक जन जीवन प्रत्येक वर्ग परेशान है
और इसकी असफलता, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार को लेकर के चुनाव मैदान में जाएंगे। क्या आप अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा देखते हो? मैं तो मेरा चेहरा देखता हूँ, मुख्यमंत्री को नहीं। वो तो टेम्परेरी हो जाएगा। राजस्थान में अभी बिजली की दरें पूरे भारत में सर्वोपरि है। इस पे अभी अपना नेतृत्व संगठन कल के अगर आपने प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा जी जो भी भाषण हुए अगर आपने सुने हैं तो सबने इस विषय को उठाया है और इस चुनाव में आगामी माह में बड़ा एक आंदोलन भी बीजेपी करने वाली है। कोरोना के मामले में सरकारें जनता को क्यों मूर्ख समझती हैं? बीजेपी भी बड़ी बड़ी रैलियां करती है, कांग्रेस भी करती है, जनता की बारी आती है तो पाबंदियां लगाई जाती हैं। क्या कोरोना पॉलिटिकल एंगल पे नहीं आता क्या? कहीं पाबंदी नहीं है। देखिए ये सारी जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसके अनुसार ही है। आप कोरोना की बात कर रहे हो, आपको ध्यान है कि आपके मुख्यमंत्री जी कितने महीने तक हाउस से बाहर नहीं निकले और एक हमारा मुख्यमंत्री था कोरोना वार्डों में जाकर के काम किया है और हमने पुराना कोरोना के पूरे टीम को, पूरे संगठन को सेवा संगठन के नाम से जोड़ा। प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन को सेवा संगठन के नाम से जोड़ा और कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं था जो कोरोना काल में जैसी मदद होनी चाहिए, जितनी उसकी क्षमता होनी चाहिए उतनी मदद की है। इसलिए कृपा करके इन चीजों को इनसे नहीं जोड़ा। लेकिन उत्तर प्रदेश की बदहाली की खबरें तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाई रही हैं, आप उसकी मीडिया में अच्छा बता रहे हैं। देखिए मीडिया में क्या चाहिए वो तो निर्णय आ जाएगा ना। आप इंतजार करिए। आप नहीं मानते उत्तर प्रदेश में कोरोना के समय लाशें ऐसे तैर रही थी? ये गलत बात है आपकी, वो सारा प्रूव हो चुका, वो कुछ नहीं है। देखिए अगर हमारी संस्कृति को आप जानते हो तो हमारे जल समाधि भी देते हैं, वो एक पुरानी चीज है और आज भी ऐसी स्थान है जहाँ लोग कह के जाते हैं मुझे जैसे मैं जीतमल जी हूँ, अभी जीतमल जी सारा लिख के गया मेरे पुष्पांजलि भी नहीं करोगे, मेरी अस्थियों को भी जल प्रवाहित नहीं करोगे। इस वक्त तो नहीं है जल समाधि का नहीं गए ना, ऐसा सीन तो नहीं है। अब इस वक्त तो वहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसा सीन नहीं है। उसी समय क्यों आए वो? पता लग जाएगा ना आपको, चुनाव आ रहा है, आपसे मिलना आऊंगा वापस और आप भी मुझे यही प्रश्न वापस करना श्रीमान, मैं कहूंगा ना अपन क्या बात दिक्कत करते आ रहे हैं चुनाव। जब मैं प्रभारी के नाते 365 की थी ना, आप जैसे पत्रकारों ने भी मेरा कार्टून छापा था कि 47 का 365 कैसे आएगा और जैसे ही आगे बढ़े हमने 300 पार के 265 300 पार की तो भी नहीं मानते थे, लेकिन 325 भी आए। तो हम जनता के बीच में जाते हैं, हर जगह हमारा वर्क है। इसलिए आप इंतजार करिए, आप जितना भी बदहाली कह रहे हैं या शासन कह रहे हैं, आप भी यही है, हम भी यही है। जनता जो भी वर्डिक्ट देगी हम सबके साथ। आप इतने बड़े ये मेरा अधिकार नहीं है। तीनों कमजोर हैं ये कह सकते हैं, चौथा आ सकता है, तीनों कमजोर हैं। ये मैं कहता हूँ तीनों चौथों पांचवा पता नहीं क्या है क्या नहीं है, तो विषय ही नहीं है मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। अब आपका कोई हो तो मेरा ज्ञानवर्धन कर दो, कोई हमारे मन से ये चेहरा तो मैं आगे बढ़ा दूंगा। हमारे मन में तो ऐसा लग रहा है वसुंधरा का थोड़ा सा गेटअप वापस बैक हो रहा है वापस। वो तो आप जानो, हम क्या पता। मैं हमारे यहाँ से आपके पास फीडबैक नहीं आता? हमारे यहाँ से कोई निर्णय नहीं है। राजगढ़ रेलवे स्टेशन के समीप ट्रेन की चपेट में आने से पटरियों के समीप विचरण कर रहे एक सांड की अकाल मौत हो गई। आसपास के लोगों ने सांड के शव को रेल की पटरियों से दूर कर हटा दिया। गौरतलब रही कि रेल स्टेशन सहित आसपास आवारा पशुओं के खुले विचरण को इस प्रकार से हादसे घटित हो रहे हैं। नागरिकों ने रेलवे प्रशासन से इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे के कर्मचारियों द्वारा ट्रेनों के आवागमन के समय निगरानी रखे जाने की गुहार की। राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में कोहरा छाने के साथ ही सर्दी में इजाफा होने के कारण लोगों की दिनचर्या बदलने लगी है। प्रातः बाजार देरी से खुलने लगे और सायंकाल बाजार बंद होने से बाजारों में सूनापन दिखाई देने लगा है। दूसरी तरफ गर्म पेय व खाद्य पदार्थों की बिक्री में इजाफा होने से इन पदार्थों की दुकानों पर भीड़ लगने लगी। रामगढ़ थाना तहत खानपुर गांव के एक ही जाति के दो पक्षों में झगड़ा होने से करीब 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों का रामगढ़ सीएचसी में उपचार जारी है। एक पक्ष के घायल व्यक्ति विजेंद्र ने बताया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने पूर्व में उनकी परिवार की लड़की को भगाया था और उल्हाना देने पर काफी विवादित बोल बोले। दूसरे पक्ष के प्रदीप कुमार ने बताया कि बजरी खनन के पैसे के लेन देन का हिसाब था, लेकिन घनश्याम ने अमर्यादित बोल बोलते हुए हिसाब में गड़बड़ करने का आरोप लगाया कर हमला कर दिया। शोर शराबा सुन परिवार के लोग आए गए तो उनके साथ भी लाठी डंडों से मारपीट की। झगड़े में दोनों पक्षों के 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। झगड़ा ये होता बाबूजी कि इन्होंने हमारी चाचा की लड़की पहले भगवा दी थी। जब इसने प्रदीप ने ये बात की थी कि एक आध भगवाइए, एक आध वो भग जाएगी। फिर इन्होंने मैं इन चाचा बेटा ने बाबूजी घेर लिया था, इन्होंने मारपीट की। कौन लोग थे? एक लाल राम का लड़का है, एक प्रदीप। कौन से गांव से? मारपीट करी।
कौन से गांव के? खानपुर। एक पोती का हिसाब था बजरी की में। अच्छा। मेवों का लड़का था एक तो, और एक इनका लड़का का हिसाब था। उसमें से कह रहा था तुम्हारा तुमने क्या नाम हिसाब सही नहीं करवाया, मेरा कोई लेना देना नहीं था। फिर इससे मैंने कहा भाई तू कौन सा सही है, मेरे पैसे थे तेरे में 10,000 रुपये तूने नहीं दिए मेरे। उस बात को तो कितने लोगों की चोट है आपके? पता नहीं, बाहर और भी तूने नहीं दी मेरे। उस बात को तो कितने लोगों की चोट है आपके? पता नहीं, बाहर और भी कोट कासिम उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत लाडपुर में प्रशासन गांव के संघ शिविर आयोजन किया गया। शिविर में कोट कासिम पंचायत समिति की नवनिर्वाचित प्रधान विनोद कुमारी सांगवान भी मौजूद रही। शिविर में बालिका का जन्म मनाकर बेटी बचाओ का संदेश भी दिया गया। शिविर में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने ग्रामीणों की समस्या का तत्काल रूप से समाधान किया। शिविर में आवासीय पट्टे में जन्म प्रमाण पत्र सहित बिजली विभाग की तरफ से निलंबित मामलों को सुलझाया गया। श्री बाबा गरीबनाथ छात्रावास अलवर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। गरीबनाथ छात्रावास के अध्यक्ष महेश गोठवाल ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को स्मरण करके उनके गुणों की व्याख्या भी की गई। इस मौके पर छात्रावास से रैली निकालकर अंबेडकर सर्किल पर पहुंचे, जहां अंबेडकर प्रतिमा पर 151 दीपों का दीप प्रज्वलन किया गया। आज हम मेघवाल विकास समिति की ओर से बाबा साहेब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पे जो मेघवाल विकास समिति है उसने सुबह प्रातः 9:30 बजे सभी समिति के सदस्य और छात्रावास के छात्र अंबेडकर सर्किल पर गए थे। अंबेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष अपने पुष्प अर्पित किए, बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी और इसके पश्चात अभी हम एक विचार गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे बीच में हमारे जो आज की विचार गोष्ठी के मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर फूल सिंह सहरिया जी, जो शोध समन्वयक हैं RRBM मत्स्य यूनिवर्सिटी में रिसर्च कोऑर्डिनेटर है, वो हमारे मुख्य वक्ता हैं। और हमारी संगोष्ठी का विषय है डॉक्टर अंबेडकर व्यक्तित्व एवं कृतित्व। तो बाबा साहब का जो व्यक्तित्व था, जो उन्होंने अथक प्रयास किए, मेहनत की और जिन प्रयासों से उन्होंने संविधान का निर्माण किया और सभी जो समाज का जो वर्ग था, ऐसा वर्ग जो अधिकारहीन वर्ग था, उसको अधिकार दिलाए, समानता का समान उनको अवसर प्रदान किए, उनके लिए उनके कृतित्व के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर फूल सिंह सहरिया जी। और इसके पश्चात हम सभी समिति के सदस्य यहाँ से चलेंगे एक रैली के रूप में और हम सब छात्रावास के सभी छात्र चलेंगे और दीपदान करके, कैंडल प्रज्वलित करके, मोमबत्तियां जलाकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि देंगे। आमजन के लिए बाबा साहब की पुण्यतिथि पर क्या संदेश देना चाहेंगे? आमजन के लिए हम बाबा साहब की अगर पुण्यतिथि की बात करें तो बाबा साहब ने का जो विजन था, जो वो देश के प्रत्येक वर्ग के पास में, वो चाहते थे कि जो हमारे देश के जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उनका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से मिलना चाहिए। जिस तरह से वोट का अधिकार सबका समान है, सबको एक ही वोट का अधिकार है, उसी तरह से देश के सभी प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्येक व्यक्ति का समान हक है। तो उसे इसमें सबका ये है कि अब सब व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें, जो बाबा साहब ने जो संघर्ष किया था। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये भी है कि बाबा साहब जिस तरह से पुस्तक प्रेमी थे और जिस तरह से वो अध्ययन मनन में निरंतर लगे रहते थे और अपने अध्ययन मनन के आधार पर वो प्रेडिक्ट कर लेते थे पहले कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो ऐसा ही अध्ययन मनन का हम जो बाबा साहब की जो रुचि थी, उस रुचि को हम अपने देश के सभी नागरिकों के बीच जागृत करें, देश के सभी विद्यार्थियों के बीच जागृत करें, ताकि हम एक ऐसा प्रबुद्ध भारत बना सकें जिसकी सोच वैज्ञानिक हो, जो वैज्ञानिक रुचि रखता हो और अंधविश्वासों से, धार्मिक आडंबरों से दूर रहकर वैज्ञानिक सोच की और एक प्रबुद्ध भारत का निर्माण करें। कितने दीपों से दीप सज्जा की जाएगी? हम लगभग 251 दीप प्रज्वलित करें। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए प्रदेश में इन दिनों ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस को लेकर लोगों में दर्द बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चिकित्सकों का मानना है कि जिस प्रकार प्रदेश में कोरोना वायरस दूसरी वैक्सीन की बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके चलते इस वायरस का ज्यादा प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ इस वायरस के प्रभाव को उस वक्त बिल्कुल शून्य के समान माना जाए जब व्यक्ति वैक्सीनेशन के साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर के उपयोग को लेकर पूर्ण में जागरूक
आलोक है। लेकिन इस बीच लोगों में फैलते भ्रम को कम करने के लिए अलवर न्यूज से जुड़े संवाददाता कौशल शर्मा द्वारा अलवर शहर के विनोद डायग्नोस्टिक सेंटर में जुड़े प्रबंधक डॉक्टर विनोद शर्मा से बात करते हुए इस मामले की पुख्ता जानकारी ली गई। साथ ही डॉक्टर विनोद शर्मा ने बताया कि इस वायरस को लेकर भारत में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और खासकर राजस्थान में, क्योंकि सरकार द्वारा वैक्सीनेशन को लेकर बेहतर प्रयास किए गए हैं, जिसके चलते इस वायरस का प्रभाव राजस्थान में कम से कम देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ विदेश जाने वाले अप्रवासी भारतीयों के कुछ एक प्रमाण इन दिनों राजस्थान में मिल रहे हैं, लेकिन उस बात को लेकर ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही जिस तरह कोरोना काउंट के दौरान बड़ी तेजी से लोगों में पेट, खांसी व कमजोरी की शिकायतों के मामले मिलते थे, वहीं अब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। ऐसे में यदि लोग वैक्सीनेशन के साथ साथ मास्क, सैनिटाइजर सहित कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हैं तो किसी भी प्रकार से उनको कोई खतरा नहीं है। साथ ही इस वायरस का यदि कोरोना के समांतर आकलन किया जाए तो वायरस में उस प्रकार की कोई प्रभावशाली प्रतिक्रिया नहीं है, जिसके चलते व्यक्ति को ज्यादा खतरा महसूस करने की जरूरत है। साथ ही इस विषय पर डॉक्टर विनोद शर्मा ने इस तरह की सलाह दी। आइए देखते हैं। सेंटर में जहां पर कि आप देख पा रहे हैं हर तरीके की जांच है, उनकी सुविधा उपलब्ध है। मेरे साथ में है विनोद डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक विनोद शर्मा जी। डॉक्टर विनोद शर्मा जी, मैं जानना चाहूंगा कि अभी जो मौजूदा स्थिति में पेशेंट आ रहे हैं किस तरीके के आ रहे हैं, क्योंकि पूर्व में भी जिस तरीके का माहौल देखा गया था विश्वव्यापी महामारी कोरोना में, उसमें भी जो जांचें हुई थी काफी प्रकार की हुई थी। उसके बाद जो आया डेंगू, उसमें भी जांचें थी, और अभी एक नया वर्जन हो रहा है, उसको लेकर भी आइडिया लगाया जा रहा है कि किस तरीके से आगे जो स्थितियां हैं वो कितनी गंभीर हो सकती है। जी सर, सर्वप्रथम तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। एक्चुअली अभी हाल फिलहाल जो ओमिक्रॉन जो न्यू वेरिएंट आया है कोरोना का, इससे रिलेटेड लोगों के अंदर बहुत ज्यादा टेंशन है और पेशेंट्स आ रहे हैं, पूछ रहे हैं इसके रिगार्डिंग कि कैसा है, कितनी इन्फेक्टिविटी है, क्या क्या कर सकता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल जितना डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ये एक माइल्डर कैटेगरी का वेरिएंट है जो कि ज्यादा दिक्कत नहीं करता है। अगर आपकी वैक्सीनेशन सही है, आपके प्रोटोकॉल सही हैं, आप मास्क लगा रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये ज्यादा सीवियर कैटेगरी नहीं शो कर रहा है। अभी एक जो नया वेरिएंट आप बता रहे हो कि ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट आ रहा है, उसमें जिसको वैक्सीन लग चुकी उसको कितना खतरा कम है या नहीं है, उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए आप? देखिए, अभी ये बिल्कुल नया वेरिएंट है और इसके रिगार्डिंग में अभी डाटा अवेलेबिलिटी कम है, क्योंकि ये अभी इंडिया में इतना ज्यादा नहीं है। जो साउथ अफ्रीका जहां का डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग अभी हाल फिलहाल ये माइल्डर कैटेगरी में ही रखा गया है। इन्फेक्टिविटी जरूर ज्यादा है, इन्फेक्शन ज्यादा फैलता है इससे, लेकिन उसकी सीवियरिटी मतलब वो कितनी डेंजरस है वो उसमें कम है। साथ में जिनका वैक्सीनेशन हो रखा है उनके लिए वैसे भी ये कम माइल्डर फॉर्म में रहता है, कम सीवियरिटी करता है। इससे पूर्व में अगर देखा जाए तो सर, कोरोना की जो स्थिति हुई थी उस समय भी बहुत सारी जांचें थी, लोगों को सांस की भी बताते हैं कि प्रॉब्लम थी, तो उसमें किस तरीके के पेशेंट ज्यादा आपके पास आए थे सर? उस समय हमारे पास लगभग सभी तरीके के मरीज आते थे। जब कोरोना यहाँ पे फैला था सेकेंड वेव के अंदर, तो कोरोना की जो प्रेजेंटेशन थी वो बहुत वास्ट थी। उस समय पेशेंट्स खांसी, बुखार, जुकाम इनसे भी आते थे, साथ में पेट के सिम्टम से भी आते थे, उल्टी, दस्त, उसके अलावा पेशेंट वीकनेस से भी बहुत आते थे। तो उस समय कोरोना का जो डर था उतना, हालांकि सरकार की नीतियों की वजह से, वैक्सीनेशन से अब इतना डर नहीं है, पर फिर भी लोगों में एक दोबारा से डर फैला है कि अब ये नया वेरिएंट आया है तो ये पता नहीं किस तरीके का वेरिएंट है। तो आप देख पा रहे थे मेरे साथ में डॉक्टर विनोद शर्मा जी है, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से वेरिएंट से बचाव किया जा सकता है। वो खतरनाक इतनी साबित नहीं है जितने की पूर्व में थी, जिसने की वैक्सीनेशन अपना दोनों डोज लगवाई हुई है। उसी के साथ में जो विनोद डायग्नोस्टिक सेंटर है ये अलवर शहर के बीचों बीच है और यहाँ पर मरीजों के लिए पूरी व्यवस्था है, सुविधाएं हैं, हर तरीके की जांच उपलब्ध है। और डॉक्टर साहब से लास्ट में मैं एक ही सवाल करना चाहूंगा कि वो आमजन, अलवर शहर की जनता के लिए, अलवर जिले की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अलवर की जनता ने बहुत ही इस पूरे ड्राइव में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रेस्पॉन्ड किया है और अलवर की जनता का जो ये मोटिवेशन रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। सारी सरकार की नीतियां बड़े अच्छे से फॉलो की गई हैं। तो मैं आगे भी इनको हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना स्पेशली इस कोरोना के लिए वैक्सीनेशन जरूर कराएं
और अपने आसपास लोगों को और मोटिवेट करें ताकि जो बचे हुए लोग हैं वो सभी वैक्सीनेट हो और हमारा सुरक्षा चक्र जो है वो पूरा कंप्लीट डेवलप हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक्स। सामाजिक समरसता दिवस के रूप में एवीपी ने भी मनाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झुंझुनू द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाया गया। जिला संयोजक लक्ष्मीकांत डुगगच ने बताया कि एवीपी द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। बाबा साहेब का जीवन सभी के लिए एक आदर्श है। विभाग संगठन मंत्री शमशेर सिंह चौहान ने कहा कि सभी युवाओं को बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेते हुए जीवन की चुनौतियों से डटकर मुकाबला करना चाहिए और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर समरस समाज बनाने का कार्य करना चाहिए। इस मौके पर प्रियांशु, राहुल, अंकित, अजय, दीपेश, सुनील कुमावत सहित अनेक छात्र व एवीपी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर्यावरण को बचाने को लेकर हरित क्रांति का फैलावा की जाने का बड़ा दावा करते हैं। दूसरी तरफ अलवर से जुड़े राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर्यावरण को बचाने को लेकर हरित क्रांति का फैलावा की जाने का बड़ा दावा करते हैं। दूसरी तरफ अलवर से जुड़े प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला भी जिला प्रशासनिक बैठकों के दौरान बड़े स्तर पर पेड़ लगाए जाने की बात कहते हैं। लेकिन यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जिला प्रशासन मुख्यमंत्री से लेकर जिला प्रभारी मंत्री तक के निर्देशों पर न सिर्फ मूक दर्शन बन जाता है बल्कि एक बड़े भूभाग पर लगे हरे पेड़ों को उजाड़कर खुद का महिमंडल करते हुए यह बताने में लगा हुआ है कि हम विकास कार्य कर रहे हैं। यदि प्रकृति का विनाश ही पृथ्वी का विकास है तो बेहद ही आश्चर्य की बात है कि ऐसे हालातों के बीच अलवर शहर के भवानी तोप के सर्किट हाउस में इन दिनों जहां बड़े पैमाने पर हरे पेड़ों को काटकर एक नवीनतम मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, वहीं इस कार्य को लेकर स्थानीय पर्यावरण से जुड़े प्रेमी भी काफी आहत है। साथ ही स्थानीय पर्यावरण व जीव जंतु प्रेमियों का कहना है कि इन हालातों के चलते न सिर्फ पर्यावरण का विनाश हो रहा है बल्कि आने वाले समय में इस तरह के क्षेत्रों में रहने वाले पशु पक्षी भी बेघर हो जाएंगे, जिस पर समय रहते सरकार व जिला प्रशासन को विचार करना चाहिए। अलवर सोमवार एमआईए थाना अंतर्गत ग्राम नांगल माजिरका में विवाहिता की गला घोटकर हत्या कर दी, जिसकी सूचना पर एमआईए थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह, सीओ दक्षिण विनोद कुमार, थानाधिकारी लक्ष्मी नारायण सैनी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मृतक के पिता कल्लू साय निवासी महुआ खुर्द ने बताया कि उसकी पुत्री बसमीना और बसरी का विवाह 20 अक्टूबर 2020 को नांगल बंसरी का निवासी सूबेदीन साखिर पुत्र आशु जाति मेव के साथ हुआ। मृतक के पिता कालू साहा ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल पक्ष में जेठ आजिद आमीन सूबेदीन ननद गुड्डी वसरिया के खिलाफ उसकी पुत्री बसमीना का चुन्नी से गला घोटकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। मृतक बसमीना 10वीं कक्षा तक पढ़ी हुई है। आरोपी साकिर टेंट की मजदूरी का काम करता है। बसमीना चिपराड़े करी साहब। अच्छा, कितने साल हो गए शादी करे हुए? 10वां महीना में 29 तारीख की। अच्छा, फिर अब आज क्या सूचना लगी थी आपको? अम्मा को बोली जो लड़की मरण होया की गला घोट के और गला घोटा पाए हुए बंदी पाई रहे चुन्नी से और निकली पड़ी हंसली निकाल रहा की गला में। सब परिवार किसी पे शक है क्या आपको? उनका ही परिवार? उन्हीं के परिवार को साहब, और को शक मुआ ना तो। क्या कोई कारण है क्या कुछ पता लग पाया है कि जो उसकी गला घोटा है उन्होंने? साहब ये ऐसे है, वो खेत में प्याज काम कर रही, ससुरा ने खंदा दी, एकदम जा एक जनी सब्जी बना लियो, एक जनी रोटी बना लियो। घर आ रहे लड़की ने उनकी नणदन ने वहाँ की बनाई ना गुत्तम पे जार गुथिये छोरी सु कलसंडी फलसंडी सोवे जिठानी पिठानी है। और जब मैंने कही कि मैंने ससुराल फोन करो कैसे रगड़ो हो रो कैसे ना हो रो नुक मुआ को ना है पतो मैंने खाना आई तो जरूर पतो कि ना तो। आज सुबह इन्फॉर्मेशन में दी थी कि नंगला बंजीरका में मनीषा नाम की जो लड़की है जिसकी शादी को 1 साल हुआ है, उसकी मृत अवस्था में बॉडी मिली है घर में। तो उस पर मौके पे आके एस साहब और सारा स्टाफ वगैरह आए हैं, FSL डॉग स्क्वाड को बुलाया, उसमें जांच कर रहे हैं, देखते हैं क्या सामने आता है। भारत रत्न भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर अलवर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान लोगों ने बाबा साहब के आदर्शों व विचारों को याद किया। साथ ही अलवर शहर के अंबेडकर सर्किल पर भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प माला अर्पित करते हुए उपस्थित लोगों ने अपनी भावनाएं प्रकट की, जिसकी एक वानगी आप स्वयं देख व सुन सकते हैं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज निर्माण दिवस है। इस निर्माण दिवस पर
देखभाल विकास समिति के सभी पदाधिकारी यहाँ अम्बेडकर और समिति महापरिनिर्वाण दिवस मना रही है। इस अवसर पर 4 बजे बाबा गरीबनाथ छात्रावास में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें श्री फूल सिंह सहरिया जी शोध समन्वयक और श्री डॉक्टर PM बेरवा जी मुख्य वक्ता रहेंगे। इसके अलावा शाम 5:30 बजे अम्बेडकर साहब की मूर्ति के सामने देखभाल समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्यों द्वारा दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और हमारे छात्रावास सभी छात्र भी उपस्थित रहेंगे और दीप जलाकर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित होने वाली 14 वर्षीय छात्र छात्रा हॉकी प्रतियोगिता में अलवर की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राजस्थान चैंपियनशिप जीती। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आर्यनगर NEB विस्तार विद्यालय के तत्वाधान में आयोजित हुई इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच छात्र वर्ग का और अलवर सीकरी की टीमों के बीच हुआ। यह मैच प्रताप स्कूल के खेल मैदान में खेला गया। बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबले से पूरे समय तक मैच 1-1 से बराबर रहा। टाई ब्रेकर में जाने के बाद पेनल्टी स्ट्रोक लगे, जिसमें अलवर के गोलकीपर यश सैनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक भी गोल नहीं होने दिया और अलवर के लोकेश यादव, देवेंद्र नरूका ने गोल कर टीम को चैंपियनशिप जिताई। मैच के दौरान जिले के सभी बड़े शिक्षा अधिकारीगण मौजूद रहे, जिससे पूर्व राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर राजदीप एकेडमी माध्यमिक विद्यालय के तत्वाधान में आयोजित हुआ था, जिसमें टीम को वीर सिंह नरूका, संजय चौधरी, पुनीत चौधरी, विनोद यादव, रोहिताश कुमार ने प्रशिक्षण पत्र देकर खेल की बारीकियां सिखाई। दल प्रभारी एवं राजदीप एकेडमी के संस्था प्रधान दीपक पंडित ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए जिले के सभी खेल प्रेमियों को और बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी तथा बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित हो रही राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में आज अलवर ने बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और छात्र वर्ग में आज अलवर की टीम ने सीकर की टीम को हराया। बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला रहा, जिसमें एक गोल से दोनों बराबर चलते रहे, मगर उसके बाद फिर ट्राई ब्रेकर में हमारी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए और अलवर का मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया। पूरे अलवर वासियों को इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उन बच्चों के सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, जिन्होंने पूरी मेहनत से, संघर्ष से इस मैच को जिता करके अलवर का नाम रोशन किया है। सभी अलवर के खेल प्रेमियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अलवर शहर राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में अस्थि रोग विशेषज्ञ द्वारा अलवर में पहली बार नाइट फीवर का ऑपरेशन किया गया। अलवर राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक यादव ने बताया कि मुंगस्का निवासी राधा देवी घर से फिसलने से रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, जिसको अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल से SMS जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। वहां डॉक्टरों की हड़ताल के चलते इनका ऑपरेशन नहीं हो सका। वहीं इनको अलवर के सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां अलवर राजीव सामान्य चिकित्सालय के डॉक्टर विष्णु गुप्ता और डॉक्टर दीपक यादव ने फीवर नेट का सफल ऑपरेशन किया। वह ऑपरेशन 3.5 घंटे तक चला। मुंगस्का निवासी राधा देवी ने बताया कि डॉक्टर दीपक यादव उनके लिए भगवान बनकर आए, क्योंकि जयपुर के SMS अस्पताल में ऑपरेशन करने के लिए मना कर दिया। अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में उनका सफल ऑपरेशन किया गया। इन सब के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। वो क्या, मैं कमरे में जा रही अंदर जब पैर फिसल गई तो टूट गया यहाँ से। फिर मैं यहाँ आई, एक्सरा कराया, यहाँ से फिर जयपुर को भेज दिया। जयपुर से वो हड़ताल हो रही, उन्होंने बोला कि उनका दीपक जी ने उनके पास चली जाओ, फिर इन्हें हमारा ऑपरेशन किया। सफल ऑपरेशन हुआ, अब ठीक हो? हुआ, अब ठीक। मना कर दिया कि ये ऑप्शन नहीं लेंगे हम, हमारे लिए तो ये भगवान है, इनने किया है हमारा ऑपरेशन, इनने पूरा वो लिया जिम्मेदारी। जब ऑपरेशन किया है हमारा इन्हें। कितने घंटे चला ऑपरेशन? 3.5 घंटे ऑपरेशन चला। अब ठीक है आप? हाँ, अब ठीक है। अब मेरे को चलने में भी सहायता कर रहे हैं, मेरी चलाना सिखा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। मैं डॉक्टर दीपक कुमार यादव, यहाँ जिला अस्पताल अलवर में ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आई है, फीमेल पेशेंट है, 54 ईयर फीमेल है, राधा देवी। पेशेंट मुंगस्का की रहने वाली है। उनके 10 दिन पहले घर में फिसलने से कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया है। फ्रैक्चर फीमर नेक और फीमर फ्रैक्चर होने की वजह से वो बेड पे रिटर्न थी और वो पहले SMS गए थे। वहाँ से स्ट्राइक होने की वजह से किसी का फ़ोन आया डॉक्टर का, तो यहाँ वो हमारे पास आई, तो हमने इनका हेमी हिप रिप्लेसमेंट किया है, कूल्हे का अर्ध प्रत्यारोपण।
बाइपोलर प्रोस्थेसिस डाला है और लगभग 3 घंटे ऑपरेशन चला। पेशेंट अभी कंफर्टेबल है और पेशेंट को आज से हमने वॉकर के सहारे चलना स्टार्ट करा दिया है। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, तब तक बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाए, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाए। पापा मुझे भी। तू भी यही कहता था ना, पापा मुझे भी। रोहन, पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसे एस्को, सच्चे मजबूत रिश्ते जो चले पीढ़ी दर पीढ़ी। एस्को बाय जैकवा ग्रुप। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव शुक्रवार 10 दिसंबर 2021 से बुधवार 15 दिसंबर 2021 तक। गुरुवार 9 दिसंबर 2021 साय 6:30 बजे से संध्या वंदन, मेहंदी, हल्दी व संगीत। शुक्रवार 10 दिसंबर 2021 ध्वजारोहण व गर्भ कल्याणक पूर्व रूप। शनिवार 11 दिसंबर 2021 गर्भ कल्याणक उत्तर रूप रात्रि 8 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम में नाटिका चक्रेश द्वारा। रविवार 12 दिसंबर 2021 जन कल्याणक। सोमवार 13 दिसंबर 2021 तप कल्याणक अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन रात्रि 8 बजे। मंगलवार 14 दिसंबर 2021 ज्ञान कल्याणक। बुधवार 15 दिसंबर 2021 मोक्ष कल्याणक। आयोजक श्री मुनि सुव्रत वात्सल्य ट्रस्ट, परिवहन नगर, सूर्य नगर, अलवर। निवेदक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, श्री सकल जैन समाज, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ पंचायत समिति सभागार में प्रधान के चुनाव होने के बाद इस सत्र की पहली समीक्षा बैठक प्रधान नसरू खान की अध्यक्षता में हुई। पंचायत समिति सदस्य, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी व अन्य जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए अनुमूलन समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। करीब 3 घंटे तक बैठक में प्रधान ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़े निर्णय लिए। बैठक में अनुपस्थित कुछ विभाग के अधिकारियों को फौरन मोबाइल से संपर्क कर उन्हें अगली समीक्षा बैठक में उपस्थित होने को कहा और जिन अधिकारियों ने मोबाइल रिसीव नहीं किया उनके खिलाफ अलवर जिला कलेक्टर व विभागीय मंत्री को लिखित में प्रधान नसरू खान ने शिकायत दी। ग्राम पंचायत अलावड़ा सरपंच जुम्मा खान ने अलावड़ा सीएससी पर स्टाफ की कमी के चलते केवल ओपीडी समय में ही खोले जाने की शिकायत की और रामगढ़ रोड पर पूठी गांव के
मोड़ पर बरसात के दिनों में गांव में गंदा पानी भर जाने से वाहन और चालकों को बच्चों को स्कूल जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिस समस्याओं से अवगत कराया। प्रधान नसरुल खान ने बताया कि किसी भी जनप्रतिनिधि को जनता से चुना है और जनता की सेवा करना उस जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है। प्रधान नसरुल खान के अनुसार बैठक में विद्युत विभाग से जुड़ी ज्यादातर समस्या सामने आई और विद्युत विभाग का कोई भी अधिकारी बैठक में मौजूद नहीं था। इसके बाद उन्होंने बुलाया गया। इस दौरान उप प्रधान अतर सिंह, पंचायत समिति सदस्य बबली पंडित, सरपंच उपेंद्र सिंह, शौकात खान, रिंकू वर्मा, त्यागी बाबा, सत्येंद्र कुमार, विकास अधिकारी प्रहलाद मीणा, विकास अधिकारी रमेश चंद गुर्जर, कैलाश मीणा, BCMHO अमित राठौड़, डॉक्टर अंबिका पटेल, निशांत शर्मा, तहसीलदार रूबी सेरा, अमर सिंह यादव सहित विभागीय अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मीटिंग 11 बजे शुरू हुई थी और मैं समझता हूँ कि 3 बज के 3:30 बजे इसी तरह जैसे हमारे जनप्रतिनिधियों ने समस्याओं को रखा, खास करके बिजली विभाग के अधिकारी, बिजली विभाग के एजेंट वगैरह कोई उपस्थिति हुआ नहीं, उसके लिए हमने निर्णय प्रस्ताव पास किया है। पुलिस के 4 SHO थे, 4 थानों में, उनमें से एक हाजिर नहीं हुआ, उसके लिए भी हम अधिकारियों को SP साहब को शिकायत कर रहे हैं। और एक PWD का अधिकारी को संतुष्ट जवाब नहीं दे पाया। मैंने आगाह किया है अगली मीटिंग में, जो साधारण सभा की जो अगली मीटिंग होगी उसमें सभी हमारे अधिकारी तैयार होकर आए और हमारे जनप्रतिनिधियों को संतुष्ट करें। तो उस मीटिंग का कोई औचित्य नहीं रहता। एक प्रधान साहब, जो भी बबली पंडित जी ने बगड़ राजपूत वाली सीवेज वाली समस्या से अवगत कराया, उसके बारे में कुछ? देखिए, ये समस्या तो बहुत पहले से तो मामला था ट्रीटमेंट प्लांट का। जो MI का गंदा पानी आता है, मानसरोवर बांध में आता है और वो दूषित पानी से पूरी जमीन का एलिमेंट खत्म होगा, वातावरण खराब होता है, मवेशी मरते हैं, पशु पक्षी मरते हैं, ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। और वह रात को आदमी सो नहीं सकता, आसपास में 10-12 गाँव के लोग हैं। तो पिछले 15 साल की मांग को उठा रहा हूँ मैं। ट्रीटमेंट प्लांट लगे MI में, लेकिन देखने लग रहा है 2 पत्र संघ है, वहाँ अध्यक्ष की मीटिंग होती है, कल साहब के अध्यक्षता मीटिंग होती है, काम बात होती है, उसके बाद कागजों में काम हो जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होता। इसी तरह से ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, दोनों गंदगी पानी आ रहा है, वो भी गंदा पानी अलवर का आ रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में पूरा जो वेस्टेज है, वो गंदा कचरा वचरा है, सब हमारे वहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारा है। उसके लिए व्यवस्था नहीं करनी चाहिए कि उनको वहाँ दवा का छिड़काव करने की, ताकि वो मक्खियाँ और ज़्यादा इलाके में नहीं फैलेंगे। 2-3 गाँव तो ऐसे प्रभावित हो रहे हैं अभी, और आगे आने वाले टाइम में फैलेंगे। हालात और ज़्यादा खराब हो गए, क्योंकि बगड़ में और बगड़ राजपूत तो ये बेचारे गाँव वाले बताते हैं, और मैंने भी एक दिन देखा बैठ के, बुरा हाल है, खाना नहीं खा सकते, इतनी मक्खियों को जोड़। राजस्थान राज्य क्लासिक सब जूनियर और मास्टर सीनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का 2 दिवसीय आयोजन उदयपुर में हुआ, जिसमें अलवर जिले की टीम ने भाग लिया। प्रतियोगिता में कुल 32 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 8 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 3 कांस्य पदक अलवर जिले की टीम को मिले। टीम के कोच आशीष जैमन और टीम के मैनेजर शाहजाद खान थे। पदक अलवर जिले के लिए नया कीर्तिमान है। सभी खिलाड़ियों, कोच अजय चौधरी, अध्यक्ष नीरज कपूर, राहुल शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। यह जानकारी प्रशांत अवस्थी, सचिव जिला पावर लिफ्टिंग संघ के द्वारा दी गई। राजस्थान राज्य क्लासिक पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जो कि उदयपुर के अंदर 4 से 5 दिसंबर के अंदर आयोजित हुई। इसमें अलवर जिले की टीम ने भाग लिया, 32 खिलाड़ियां भाग लिए और पहली बार नया कीर्तिमान बनाया कि अलवर टीम ने 8 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 3 कांस्य पदक प्राप्त किए, और जिसमें अलवर टीम को जूनियर वर्ग, महिला वर्ग में उप विजेता घोषित किया गया। ये पहली बार ऐसा है कि इतने मेडल लिए हैं। मैं टीम कोच आशीष जैमन, अलवर। युवा ब्राह्मण सभा परिवार और मिशन डिफेंस एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में स्टेशन रोड पर स्थित गौशाला पर अलवर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा का सम्मान किया गया। ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया कि इस दौरान गौ माताओं को भोजन कराकर गौ माता की पूजा की जाती है। पंडित नितिन भाल ने मंत्रोच्चारण के साथ मां सरस्वती एवं भगवान परशुराम की पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। युवा ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन स्थित फूड प्लाजा पर माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान नवनियुक्त जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने फूड प्लाजा के दौरान जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क भोजन वितरित किया। कार्यक्रम के दौरान नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने युवाओं को राष्ट्र हित में अपनी भूमिका निभाने व शैक्षिक क्षेत्र में युवाओं को अधिक प्रगति करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में राम स्नेही, प्रदीप सिंह, ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा, डॉक्टर विनोद शर्मा, जगराम पहलवान आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन शिवचरण कमल ने किया। देखो, खुश तो मैं हमेशा ही रहता हूँ। अच्छे समय तो सब लोग खुश रहते हैं, मैं बुरे समय में खुश रहता था।
मैं मिशन डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर भाई जगराम पहलवान जी और हमारी युवा ब्राह्मण सभा की सारी टीम ने जो आज यहाँ गौशाला में बुलाकर मुझे गौओं को चारा खिलवाया, मुझसे भगवान के चरणों में ढोक दिलवाई और मेरा मान सम्मान किया, स्वागत सम्मान किया, इसके लिए मैं मिशन डिफेंस एकेडमी की सारे परिवार को और युवा ब्राह्मण टीम को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। पार्टी ने मुझे भंवर जितेंद्र सिंह जी ने आशीर्वाद देकर, हमारे पार्टी के आला कमान ने आशीर्वाद देकर, सम्मानित टीकाराम जूली जी ने और हमारे सारे विधायकों ने मुझ पर विश्वास व्यक्त कर जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मेरे प्रयास ये रहेंगे कि मैं सारे भेदभाव खत्म करके सबको एक साथ लेकर चलूं और हम सब एक परिवार की तरह रहें और कांग्रेस पार्टी को पूरी मजबूती मिले और आने वाले विधानसभा चुनाव में 2023 में कांग्रेस पार्टी जिले के 11 के 11 विधानसभा सीट जीतकर विधानसभा में जाए और 2024 में पार्लियामेंट में और जितेंद्र सिंह जी अलवर से पार्लियामेंट चुनाव जीतकर एमपी बने और लोकसभा में जाए। पार्टी के लिए आगे की किस तरीके की आपकी रणनीति रहेगी, किस दिशा में ले जाना चाहेंगे आप? ये रणनीति है, यूनाइटेड रहेंगे, एक दूसरे से मिलकर चलेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। 11 विधानसभा जीतेंगे आने वाले चुनाव में और पार्लियामेंट जीतेंगे। आमजन के लिए क्या कहना चाहेंगे? आमजन के लिए तो हम हमेशा कांग्रेस पार्टी समर्पित है और समर्पित रहेगी। कांग्रेस कार्यकारिणी के अलवर के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा जी का स्वागत सम्मान किया गया। आज स्वागत की श्रृंखला में पुराना स्टेशन रोड स्थित गौशाला में उनका स्वागत सम्मान किया गया था। इस दौरान स्वागत की श्रृंखला में सर्वप्रथम गौमाता का पूजा अर्चना की गई, उनको भोजन कराया गया। उसके बाद भगवान परशुराम जी और मां सरस्वती जी के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। युवा कार्यकर्ताओं द्वारा योगेश मिश्रा जी को भगवान परशुराम जी की प्रतिमा प्रदान कर, माल्यार्पण कर एवं साफा पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया गया। उसके बाद फूड प्लाजा पर युवा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत सम्मान किया गया। वहां पर उनका पुष्प के द्वारा एवं साफा प्रदान कर उनका स्वागत सम्मान किया गया। एवं हम सभी का यही उद्देश्य है कि योगेश मिश्रा जी एक सामाजिक व्यक्ति हैं और सभी को साथ लेकर चलने वाले हैं, तो हम सभी उनके उज्जवल भविष्य की, उनके राजनीतिक सामाजिक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। गत 2 वर्ष से चल रही विश्वव्यापी महामारी कोरोना के कारण जहां व्यापार में भारी गिरावट देखने को मिली, उसी के मद्देनजर व्यापारियों ने स्वास्थ्य एवं सफाई संबंधित सामग्री का व्यापार करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से एक नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ किया गया, जिसके ऑनर अनुरुद्ध कौशिक ने बताया कि उन्होंने काफियत और सस्ते दाम पर साफ सफाई से संबंधित सामग्री को लेकर अपने नए प्रतिष्ठान की शुरुआत की है। प्रतिष्ठान में बाजार मूल्य से काफी किफायती और सस्ता है। जी, मार्केट की जो 2 साल से विकट स्थिति चल रही है उसको देखते हुए कि मार्केट में बहुत ही कोरोना से लेकर के बहुत लोग प्रभावित रहे हैं, मार्केट बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है, तो हमने उसी को लेकर के सफाई को ध्यान में रखते हुए हमने ऑर्डोबाई के प्रोडक्ट निकाले हैं जो कि क्लीनर सॉल्यूशंस हैं। हमारे यहाँ पे आपको सभी तरीके के क्लीनर सॉल्यूशंस सब मिलेंगे और हम पूरे मार्केट को, हमारे मार्केट को साफ सफाई करके नंबर 1 मार्केट बनाना चाहते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। क्या लगता है कि इस तरीके के प्रोडक्ट की आवश्यकता काफी समय से थी, लेकिन अब लॉन्च किया है आपने, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस पे प्रयास तो हमारा पहले से ही था, लेकिन हमने इसको पूर्ण रूप से इस पे हमने रणनीति बना करके इसको लेकर के आए हैं और हमारा पूर्ण उद्देश्य ये रहेगा कि इस पूरे मार्केट में और पूरे अलवर, हम तो यही चाहते हैं कि पूरा देश स्वच्छ रहे। और अपने प्रोडक्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हमारे प्रोडक्ट जी जिले भर में और शहर भर में लेकर अपना प्रोडक्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कितने किफायती हैं और कितने? जी, हमारे प्रोडक्ट बहुत किफायती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि हमारे प्रोडक्ट पे आपको बड़े पैकेट्स भी मिलेंगे 5 लीटर तक के, 500 ml, 1 लीटर, 5 लीटर, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक प्रोडक्ट के साथ में आपको एक प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, जो कि बहुत ही रीजनेबल है। नौगामा स्थित कोऑपरेटिव सोसाइटी पर यूरिया लेने किसानों की भीड़ उमड़ी। किसानों को जैसे ही सूचना मिली कि कोऑपरेटिव सोसाइटी पर यूरिया दिया जा रहा है, सुबह 7 बजे से ही कोऑपरेटिव सोसाइटी पर यूरिया लेने वाले किसान भारी संख्या में पहुंचे। कोऑपरेटिव सोसाइटी के कर्मचारी व सोसाइटी के सदस्यों ने किसानों को लाइन लगवाकर पुलिस की मौजूदगी में यूरिया का वितरण प्रारंभ किया। यूरिया के एक बैग के साथ 1 बोतल नैनो यूरिया तरल भी साथ दिया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष मगन चंद सैनी ने बताया कि 600 कट्टे यूरिया के प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि नौगांवा में आसपास के क्षेत्रों में किसानों को उनके आधार कार्ड की प्रति जमा पर खाद वितरित किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर 600 कट्टे आए हैं जो हमने आधार कार्डों के जरिए और वो बांट दिए गए हैं, कुछ और बांट भी रहे हैं, और जो रह रहे हैं उनका हम सबों को बांट के नहीं फ्री हो गया। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, तब तक बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक कनीदर जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए उनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपनागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपनागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निमराना पुलिस ने देसी पिस्टल व कारतूस के साथ एक को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई स्पेशल टीम ने की। बदमाश वारदात करने की फिराक में था। बदमाश बहरोड थाना सर्किल के तलवाड़ा निवासी अशोक यादव को गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रीय भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर की तरफ से आयोजित मैच पुरुष और महिला वर्ग किशनगढ़ PG कॉलेज में संपन्न हुई, जिसमें कुल 7 कॉलेजों की टीम ने भाग लिया। काफी शानदार मैच आयोजित हुए। सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। समापन समारोह में किशनगढ़ ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन उमेश कांत वशिष्ठ ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया और कहा कि बिना खेल जीवन अधूरा है और जीवन में खेल की भूमिका पर प्रकाश डाला। इस मौके पर किशनगढ़ ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर विक्रम भड़ाना, सुरेश यादव, अमर सिंह, बेगमूर, संजय गोयल, विजय कुमार वर्मा, विश्वविद्यालय के नियुक्त ऑफिसर निखिल पारेख, चंद्रभान शर्मा, ललिता यादव, राजेंद्र, संदीप आदि मौजूद रहे। कोटकासिम क्षेत्र के बीवी रानी कस्बे के निकट सरवणवास पहाड़वास से सोमवार को प्रातः भगवान राधा कृष्ण के मंदिर में मूर्ति पुनर्स्थापना सहित हवन पूजन का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चों सहित भारी संख्या में ग्रामीणों ने श्रद्धापूर्वक भाग लेकर हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति दी। इस दौरान मौजूद लोगों ने भक्ति भाव से मंदिर में शीश नवाते हुए भगवान श्री कृष्ण के भजन गाए। हवन पूजन के बाद प्रसाद भी वितरण किया गया। आज की ताजा खबरों में बस इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।